नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी स्पेशल GS6 का दूसरा वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने उम्मीद करता हूं मैंने आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। ये सेकंड टॉपिक है जिसमें हम उत्तर प्रदेश लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास से संबंधित जो है चीजें देखेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। ठीक है। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो GS6 है ये दो तरह से काम करेगा। इसमें सवाल जो है या तो बहुत करंट अफेयर्स से संबंधित आएगा, यानी कि जैसे कि लेट सपोज आपका जो मेंस है वो दिसंबर 2024 में होने वाला है। लेट सपोज अभी चल रहा है मई, तो हो सकता है कि सरकार 2-3 महीने बाद कोई नई योजना लेकर आए और एग्जाम में फिर वो आ जाए। अब वो चीजें बुक्स में मिलेंगी नहीं, आपको करंट अफेयर के संदर्भ में हमें पढ़ना पड़ेगा, उस तरह से देखना पड़ेगा। या कुछ एक्ट्स, कुछ कानून ऐसे हैं जो बनाए गए हों जो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराने हों, तो हमें वो भी देखने पड़ेंगे। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों तरह से हमें लेकर इस सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट बहुत ट्रिकी है। पिछले साल इसमें सबसे कम नंबर आए हैं, तो थोड़ा सा समझ के इसको हैंडल करना है कि इसमें बुक्स की भी हेल्प लेनी है, जो ट्रेडिशनल किताबें होती है उसकी भी हेल्प लेनी है, और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स की भी हेल्प लेनी है, जिससे कि आप अपडेटेड रहें। सरकार की नई योजना आ गई, नया कानून आ गया, कुछ आ गया, तो टू द पॉइंट अपडेटेड रहें जिससे कि आप कर पाओ। ठीक है। फिलहाल सब कुछ मैं आपको यहां कराऊंगा। बस आपसे निवेदन है कि आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं, जिससे कि आपको पूरा ये मिलता है। प्लस एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो चल रहा है, और आप चाहें तो इसको ले सकते हैं अगर आपको डिसिप्लिन होने में बहुत दिक्कत आती है, यानी कि आपके पास लेक्चर बुक्स हैं, मटेरियल है, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। तो डिसिप्लिन ना हो पाने के कारण आप पढ़ नहीं पाते, एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ पाए, तो उसको लेकर एक ये बहुत अच्छा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, हेल्पिंग है, जिसमें जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी उसको आपको एग्जीक्यूट करने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि पूरी तरह से वो हो सके। एक सर्वे के हिसाब से, एक मैंने अपने चैनल में सर्वे कराया था, मोर देन 75% लोग ये बोलते हैं कि उनको डिसिप्लिन की दिक्कत आती है। हो सकता है आपको भी दिक्कतें आती हों। अगर आपको दिक्कत आती है कि चीजें हैं तो आपके पास, मटेरियल है तो है, बट खत्म कुछ नहीं हो पाता है, तो खत्म करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हमारी फॉलोअप स्ट्रेटेजी के माध्यम से आप कर सकते हो। और इसकी एक फीस है 2500, और इसके लिए आप हमें 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2018 में एक सवाल आता है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधान का परीक्षण कीजिए, इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करें। एग्जामिन द मेजर प्रोविजंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, मेंशन द सर्कमस्टांसेस ऑफ इट्स इंप्लीमेंट। 2018 में यह सवाल पूछा गया था। चलिए अब यहां पढ़ते हैं इसको किस तरह हैंडल करके। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का प्रारंभ जनवरी 2015 में हुआ। यही मैंने आपसे कहा कि कुछ चीजें हमें करंट अफेयर्स के संबंध पढ़नी पड़ेंगी जो लेटेस्ट होंगी, और कुछ कानून, कुछ एक्ट जो 5-10 साल पुराने हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा, वहां से भी नोट्स लेना पड़ेंगे। और जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का प्रारंभ जनवरी 2015 में हुआ था, तो हमें उसके पॉइंट्स भी यहां पे नोट करने पड़ेंगे। यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों कर दिया है। जो येलो कलर का है सब कुछ ये कीवर्ड से, की पॉइंट है, जिससे कि आपको याद रखने में आसान हो जाए। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया, सबका हुनर सबका काम। जो 2015 में जो कौशल विकास मिशन था उसका लक्ष्य था सबका हुनर सबका काम। उत्तर प्रदेश में 14 से 35 वर्ष आयु के लिए, 14 से 35 वर्ष आयु के लिए जो है युवाओं के लिए पाठ्यक्रमों में निःशुल्क पंजीकरण और प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। या इसमें क्या था कि सबको हुनर दिया जाएगा, सबको हुनर सबको काम दिया जाएगा। इसके लिए एक एज ग्रुप बनाया गया 14 से 35 साल, जिसको बकायदा ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। और ट्रेनिंग मिलने के बाद उनको रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा देश का है, वहां पर स्कूल की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई करके आपको नौकरी के लिए आपको स्किल नहीं डेवलप कर पाते हो। दुर्भाग्य से आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा टाइम जो है जिस चीज के लगाते हैं एजुकेशन के लिए, उससे कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। लोग बीटेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाएंगे, उनसे बोलिए कि घर के लाइट को मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर दो, वो उनका नहीं आ पाएगा। गलती उनकी नहीं है, पढ़ाई ऐसा नहीं गया है। ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि सबको हम ट्रेन करेंगे। ठीक है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार की कौशल विकास का एकीकृत रूप में मानकीकरण व्यवस्था के अंतर्गत संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का निम्न प्रावधान किए गए हैं। ठीक है।
यहां पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एट प्रेजेंट स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बीइंग कंडक्टेड अंडर एन इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड इन उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन। क्या क्या पहला है इस मिशन के तहत, अब ये पॉइंट्स है, देखिए यहां पर क्या किया, प्रावधान किए गए हैं, क्या किए गए हैं। पहला है इस मिशन के तहत 569 पाठ्यक्रमों में, वर्तमान में लगभग 1385, जब क्वेश्चन जब 2015 में आया था तो लगभग 550 था, अब लगभग 1500 पाठ्यक्रम को प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा सार्वजनिक उपक्रम, राज्य के पॉलिटेक्निक और आईटीआई में भी दिया जाएगा। यानी कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जो है वो अब अलग अलग जगह दी जा रही है। कहां दी जा रही है, वो जो आपका सार्वजनिक उपक्रम है यानी कि पीएसयूज है वहां पर दिया जाएगा, पीएसयू में दिया जाएगा, ठीक है, राज्य के पॉलिटेक्निक में दिया जाएगा और आईटीआई में। तो इनमें भी जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। आईटीआई हो गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, पॉलिटेक्निक्स हो गए, यहां पर आपको दिया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत चयनित पाठ्यक्रम के अलावा व्यक्तित्व विकास यानी कि ट्रेनिंग के साथ साथ किसी चीज, अब ट्रेनिंग में क्या होता है, लेट्स सपोज मोबाइल रिपेयर करना, ये भी ट्रेनिंग है, ठीक है। कोई व्यक्ति मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। लैपटॉप रिपेयर करना ये भी अपने आप में ट्रेनिंग है। तो ये जो ट्रेनिंग होगी, ये ब्यूटी पार्लर है, ये भी स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इन चीजों को करने के बाद व्यक्तित्व विकास के लिए यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अंग्रेजी भाषा बोलने और कंप्यूटर के सामान्य जानकारी देना भी शामिल है। यानी कि साथ साथ में आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। अब देखिए इंग्लिश स्पीकिंग के साथ कहने क्या है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई एक इलेक्ट्रिशियन है, आप जो है घर के छोटे बड़े इलेक्ट्रिशियन हैं, कर सकते हैं काम। इस समय यूरोप में टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड है। कौन से, इस तरह के मैकेनिक, छोटे लेवल के मैकेनिक जो मिडिल लेवल पे काम करते हैं, प्लम्बर हो गए या इलेक्ट्रिशियन हो गए, इस तरह के मैन पावर की बहुत डिमांड है यूरोप के अंदर। अब अगर आप ये ट्रेनिंग ले लेते हो, थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह आपको अगर आ गई, थोड़ा सा आप एक डिसेंट लेवल पर कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और अगर आप विदेश जाना चाहते हो, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, यहां जाना, आप वहां जाइए, वहां पर काम कीजिए, और यकीन मानिए इस लेवल की, इस तरह के कामों की बहुत डिमांड है। तो सरकार ने ना सिर्फ आपको ट्रेन कर रही है, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दे रही है, बल्कि आपको एक पर्सनालिटी दे रही है जिसके आप अगर वहां जाओ तो उस एनवायरनमेंट के अंदर भी आप अपने आप को अडॉप्ट कर पाओ बेहतर तरीके से। आप वहां पे वो अगर इंग्लिश में बोले तो आप इंग्लिश में जवाब दे पाओ, ठीक है। तो ये चीज जो है इस पूरे सिस्टम के अंदर काम कर रही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग है, गिविंग जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। अच्छा, इस मिशन के अंतर्गत 70% जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सेवा योजन नामांकन लक्षित किया गया है, ठीक है। अंडर दिस मिशन सर्विस स्कीम एनरोलमेंट ऑफ 70% ट्रेनीज हैज बीन टारगेटेड। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों व शासकीय विभागों के साथ सेवा योजन हेतु अनुबंध किया। कई जो है जो डिपार्टमेंट से उनके साथ जो है डिपार्टमेंट के साथ जो है वो आपका अनुबंध हो गया, यानी कि एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है बंदे इस तरह के ट्रेन होंगे, यहां पर हमको भेज देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ तो आप कर सकते हो जो सरकार की अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ है, जैसे मान लो कि प्लम्बर हो गया, फिर बोला पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमें प्लम्बर चाहिए, या इलेक्ट्रिशियन हो गया तो मतलब अगर रेलवे ने कहा कि ठीक है आप ऐसे इलेक्ट्रिशियन भेज दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एग्रीमेंट जो है वो सरकार ने साइन किए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए इस तरह के, ठीक है। इस मिशन के तहत अनुसूचित जाति, महिलाओं, विकलांगों और अल्पसंख्यक वर्गों की वरीयता दी गई। तो और जो सबसे पीछे रह गए हैं लोग जो हैं, महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनको जो है थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा कि हाँ भाई ऐसे लोग जो आगे निकल सके, क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट के थोड़े से कम संसाधन रहते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सुलभ बनाने के उद्देश्य 2 मोबाइल ऐप्स जारी किए गए हैं। पहला है प्रथम चयनित पाठ्यक्रम की उपलब्धता वाले केंद्रों की जानकारी और पंजीकरण हेतु स्किल मित्र है। तो भैया 2 ऐप हैं। पहला ऐप है आपका स्किल मित्र। अब स्किल मित्र में क्या है कि आपके कौन कौन से जो है पाठ्यक्रम होंगे, कौन कौन से किस किस चीज में ट्रेनिंग दी जाएगी, कहां कहां ट्रेनिंग दी जाएगी, केंद्र कौन कौन से होंगे, तो उसके एक स्किल मित्र हो गया। तो स्किल मित्रा जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। और दूसरा क्या है, केंद्र की नजदीक 5 किलोमीटर में परिधि में 10वीं या 12वीं के विद्यालयों में मोबाइलाइजेशन और ओरिएंटेशन हेतु स्किल कनेक्ट, यानी कि अगर आपके घर के आसपास यहां पे मोबाइल यूज हो रहा है, 5 किलोमीटर के अंदर अगर इस तरह का कोई ओरिएंटेशन हो रहा है, कॉलेज के अंदर जानकारी दी जा रही है, तो वहां पर जानकारी मिल सकती है किसके, स्किल कनेक्ट के माध्यम से। तो 2 चीजें हैं, स्किल मित्र है और स्किल कनेक्ट, 2 ये ऐप आपको मिल जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में
ट्रेनिंग कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। लगभग 8,670 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 52 लाख से अधिक प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा लगभग 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी सेवा युक्त हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रदेश में रोजगार व प्रशिक्षण के संदर्भ में एक सफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ है। तो अपने आप देखिए ये जो आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को आपको लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 लाख लोगों ने ट्रेनिंग की है, 2 लाख कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट मिला है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 लाख लोगों ने ट्रेनिंग की है, 2 लाख से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। और अगर इतना कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एक्सप्लेन द इशू ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश। पहले समझते हैं इस वर्ड का मतलब शिक्षित बेरोजगारी। इसका मतलब होता है कि आपने पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, या कभी कभी आपकी जो काबिलियत है, आपने पीएचडी की है लेकिन चपरासी की नौकरी कर रहे हो, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, ये सब जुड़े हुए हैं आपके। कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कुछ जो इकोनॉमी आपकी है, जो एनवायरनमेंट है, उसका स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है कि डिमांड किस चीज की है और किस तरह के लोग आपको सप्लाई हो रहे हैं। तो ये इसमें आता है। तो शिक्षित बेरोजगारी यानी एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें किसी शिक्षित व्यक्ति को उसकी शिक्षा के आधार पर रोजगार नहीं मिलता, यानी जो शिक्षा की है उसके आधार पर रोजगार नहीं मिलता, एवं वह अपनी शिक्षा के से निम्न स्तर का कार्य करता है। या तो जॉब नहीं मिलती या अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि पीएचडी किया हुआ है, बना हुआ है प्यून, तो उसको भी आप सही नहीं बोलोगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मार्केट की डिमांड कुछ और है और कॉलेजेस और स्कूल कुछ और सप्लाई कर रहे हैं। मार्केट की डिमांड करती है कि हमें स्किल मैन पावर चाहिए, कंपनी चाहती है कि हमें बंदों पर मेहनत नहीं करनी चाहिए, लोग जो है ऑलरेडी ट्रेन होके आएंगे तो बेहतर है, क्योंकि कंपनियां जो है, जो खासकर छोटी कंपनियां हैं, एमएसएमईज, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है एमएसएमईज के अंदर। तो अब एमएसएमईज जो होती हैं वो चाहती हैं कि हमें ज्यादा ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना ना पड़े, बच्चे ऑलरेडी तैयार होके आए और अगले दिन से ही वो काम करना शुरू करें, जिससे कि हमें पैसे के लॉस ना हो। बड़ा सेटअप होता है, बड़े कंपनीज होती हैं, वहां पर ट्रेनिंग की ज्यादा बेहतर सुविधाएं होती हैं, लेकिन छोटे लेवल पे नहीं होता है। तो अब डिमांड कुछ और हो रही है, वो चाहते ही कल से ही कमाना शुरू कर दे, और जो बंदा कॉलेज से निकल के आ रहा है वो तक तैयार नहीं है। तो सप्लाई कुछ और हो रही है, डिमांड कुछ और हो रहा है, इस कारण से आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। यहां ग्रुप डी जैसी नौकरी के लिए पीएचडी धारक जो है और बीटेक डिग्री वाले लोग जो है आवेदन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के कारण, पहला कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी के कई कारण है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ उसके अनुकूल रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। ठीक है, उद्योग जो व्यापक रोजगार सृजित करते थे, उत्तर प्रदेश में इसकी कमी है। यानी कि ऐसे जो सेक्टर्स जो मास रिक्रूटमेंट क्रिएट करते थे, जैसे मान लो आईटी है, अब आईटी जब डेवलप हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व उसमें हो सकते हैं, उस चीज की कमी है। ठीक है, इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्री बहुत कम है। फैक्ट्री ज्यादा लगेगी तो लो स्किल के या कम स्किल्ड बंदे जो है वो काम कर पाएंगे। हर आदमी जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ाई करके अगर वो फैक्ट्री है अवेलेबल है तो फैक्ट्री में काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे उद्योग नहीं है, जिसके कारण शिक्षित लोगों को समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाली बन गई है, इसके साथ अपेक्षित कौशल नहीं मिलता। इस कारण शिक्षित होकर भी कौशल विहीन होने के कारण कई रोजगार पाने से वंचित रह जाते हैं। और यहां पर देख लीजिए, एट प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बिकम ओनली डिग्री ग्रांटिंग, along with this the required skills are not available, due to which despite being educated many remains deprived of employment due to lack of skill डेवलप नहीं हो पा रही है, डिग्री मिल रही है, स्किल नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि कॉलेज और स्कूल के जो कैरिकुलम है वो अपडेट नहीं हुए। अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके वजह से थोड़ा सा जो है अपडेशन किया रहा है, लेकिन अभी भी चीजें उस लेवल पे नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, हमें चीजों को बहुत बेसिक लेवल से सुधारना पड़ेगा। अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को, अपने जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हमें सचमुच इसका रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमें लगातार इंडस्ट्री से कनेक्ट करना पड़ेगा, खासकर टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं, कि आपकी रिक्वायरमेंट बताइए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम वैसे बंदे तैयार करके भेजेंगे। लेकिन अभी इस काम जो है वो हो तो रहा है, बट बहुत व्यापक रूप में नहीं हो रहा है। कुछ जगह पे हुआ है लेकिन बहुत व्यापक नहीं हो पाया।
परंपरागत उद्योग को बढ़ावा ना मिलना और एमएसएमई सेक्टर का विकास ना होना। अब एमएसएमई क्या है? छोटे सेक्टर है, छोटी कंपनियां हैं, छोटे फैक्ट्रीज हैं, 2 4 5 10 15 लोग काम कर रहे हैं। वहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होंगे। यहां पर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो नहीं है जहां पर 10-10 लाख लोग काम कर रहे हैं, 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। यहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका भी बढ़ावा नहीं दे। एमएसएमई सेक्टर का विकास ना होने के कारण रोजगार की सीमित अवसर बने हुए हैं। अब एमएसएमई नहीं, क्यों नहीं? सरकार बोलती है कि ऐसा है कि सरकार ने योजना निकाली कि हम जो है वो अगर कोई व्यक्ति जो है फैक्ट्री लगाएगा तो उसको फैक्ट्री लगाने पे हम उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे या इंटरेस्ट पे सब्सिडी देंगे। अब किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। अब फैक्ट्री जो है, सर्विस सेक्टर, सर्विस जो है वो थोड़ा जल्दी लग जाता है, उसमें कम पैसा लगता है। लेकिन कोई अगर आप एमएसएमई लगा रहे हो, छोटा उद्योग लगा रहे हो, तो आपको पैसा चाहिए होता है, ज्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आपको मशीन खरीदनी है, जगह खरीदनी है, तो उसमें आपको पैसा लगता है। सरकार ने बोला कि हम आपको जो है, आप लोन लोगे उस लोन में हम सब्सिडी देंगे आपको, मतलब इंटरेस्ट पे सब्सिडी देंगे। अब ये बताइए, अब एक बंदा बैंक जाता है, बोलता है साहब मुझे ना 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे फैक्ट्री लगानी है। बैंक वाला कहता है ठीक है भाई, कुछ रखो सिक्योरिटी के रूप में। कुछ है ही नहीं सिक्योरिटी के रूप में। मोदी जी ने कहा था ये कर दो, तो वो कहता है मोदी से आके ले लो, ठीक है, ऐसा सुना होगा। क्योंकि भाई आपके पास जमीन नहीं है, कल आप भाग जाओ, ना दे पाओ, एनपीए हो जाए तो हम क्या करेंगे? अब सरकार से बोलो, सरकार कहती है यार हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं ना उसमें इंटरेस्ट पे। तो मेरा हमेशा मानना है कि सरकार इंटरेस्ट पे सब्सिडी दे ना दे, सरकार कुछ खुद व्यक्तिगत रूप से लोन दे दे। हाँ, व्यक्तिगत ना करके बैंक के माध्यम से लोन दे, क्योंकि लोगों को देखिए, जो व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए लोन ले रहा है, ठीक है, तो सब्सिडी अगर इंटरेस्ट बन रहा है, मान लो कि पर मंथ मान लेते 5,000 रुपए उसको जो है वो इसका ईएमआई बन रहा है, और अगर सरकार 500 रुपए जो है वो छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री, तो 4,500 हो गया। तो यार जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का लोन लेगा तो 500 रुपए के लिए क्या उसको दिक्कत आएगी बताइए, ठीक है। तो बजाय उसके कि सरकार जो है वो हाथ को कान को ऐसे पकड़े, सरकार को डायरेक्ट हेल्प करनी चाहिए कि भाई बैंकों को बोले कि नहीं, आप हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रोजेक्ट को जो कि सही है, उसको स्क्रूटनी करने के बाद सही लगे, आप लोन दीजिए, और हम इसकी गारंटी ले रहे हैं इस बंदे की। तब मजा आएगा, मोदी जी की गारंटी हो जाती है फिर यहाँ पर, ठीक है। आप बैंक को बोलते हो, बैंक कहता है कि यार जाओ, आप जाके ट्राई करके देखो ना। अगर आपको मेरी बात झूठी लग रही है तो आप देखिए कि आप अगर आप जाओ बैंक में, बोले मेरे पास कुछ भी कोलेट्रल नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा मॉर्गेज करने के लिए, देखते हैं आपको मिल जाए 2 4 10 लाख रुपए मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इस कारण से एमएसएमई सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा है। समाज में सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को विशेष सम्मान मिलने का, अच्छा यहां पर भी है सरकारी नौकरी। अच्छा, जब ऐसी प्रॉब्लम होती है, जब डेवलपमेंट नहीं होता है। अब गुजरात में क्या है, गुजरात के अंदर फैक्ट्रीज है, वहां पर तो हर आदमी को बिजनेस करना है। मुंबई में क्या, हर आदमी को बिजनेस करना है, ठीक है। तो वहां पर सरकारी नौकरी को लेकर तब क्रेज नहीं है। जब चीजें उतनी अच्छी नहीं होती हैं तो हर लोग सरकारी नौकरी से भागते हैं, और जिसकी लग जाती है तो उसकी फिर लॉटरी लग जाती है, फिर मनपसंद वो जो जिससे चाहे वो शादी कर पाता है, जहां वो जिस तरह रहना चाहे वह रह लेता है, समाज में इज्जत मिल जाती है, क्यों, ठीक है। तो अगर एमएसएमई सेक्टर डेवलप हो जाएगा तो सरकारी नौकरी को लेकर जो क्रेज है वो भी खत्म हो जाएगा। गुजरात में जाइए, कोई नहीं सरकारी नौकरी करना चाहता, कोई आईएएस पीएस नहीं बनना चाहता। मुंबई में जाइए, वहां पर कोई आदमी आईएएस पीएस नहीं बनना चाहता। क्यों बनेगा? मैं 25-30 साल की उम्र में आईएएस पीएस, जब 15 साल की उम्र से पैसा कमा सकता है, जब 15 साल की उम्र से काम करना शुरू करेगा, 30 साल की उम्र में जब तक वो आएगा, 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी वो अच्छा खासा बैंक बैलेंस लेके बैठ जाएगा, तो क्यों 15 साल का रिस्क ले और पढ़ाई करे? तो माइंडसेट चेंज हो गया ना। बात यहाँ पे सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में कौन बेहतर है ये इसका नहीं है, बात यह है कि उसके पास ऑप्शंस हैं, वो क्यों इतना डिले करेगा अपने आप को? वो आराम से पहले पैसा कमाया जाता है, अल्टीमेटली पैसा तो कमाना है, ठीक है। तो ये कुछ यहां पर रहता है। वस्तुतः प्रदेश में बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन गई है, जिससे तभी निपटा सकता है जब एमएसएमई क्षेत्र में तीव्र विकास और प्रदेश का व्यापक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, औद्योगिकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, और तथा लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित होने के साथ रोजगार प्रदाता बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने निवेश समिति का भी गठन किया है और कारोबार शुरू करने के लिए विशेष सुविधाएं दी हैं। तो निवेश समिति बनाई है, सुविधाएं क्या दी है? वही है, मैंने बताया कि इंटरेस्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा, स्टैंड अप इंडिया, ये सरकार ने बहुत योजना निकाली, बट एक्चुअली क्या लोगों को मिला है? सरकार के आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है, बट क्या एक्चुअली मिल पा रहा है? किस वर्ग को मिल रहा है? क्या सिर्फ एक टॉप के वर्ग के लोगों मिल रहा है, या सबको मिल रहा है? हमें इसकी भी स्क्रूटनी करनी चाहिए सर, ये आंकड़े भी निकालने पड़ेंगे, करने चाहिए। सरकार अपनी कोशिश कर रही है, बट इस कोशिश को और भी पेनिट्रेटिव तरीके से आगे होना चाहिए। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं उसकी भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द वेलफेयर स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड इट्स रोल। अब उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर भारत जो है वो एक कल्याणकारी राज्य है, यानी कि वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि यहां पर गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। सिर्फ पूंजीवाद व्यवस्था नहीं रहेगी कि जिसका रिस्क है उसको ही प्रॉफिट है। यहां पर कोशिश की जाएगी कि गरीबों को उसकी बेसिक सुविधाएं भी दी जा सके, कल्याण। यही कारण है कि आपकी जो विधवा पेंशन योजना भी होती है, वृद्ध पेंशन योजना भी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी सुविधा मिलती है, यहाँ तक कि आपको अनाज मुफ्त मिलता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ इंडिया इज एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। संविधान में लिखा हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था को किसी भी देश की संरचना व्यवस्था में श्रेष्ठ। अब ऐसे तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं कहीं लोग आपका डेमोक्रेसी है, कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम आया उसमें डेमोक्रेसी को सबसे बेहतर माना गया है, ठीक है। इस शेषकर व्यवस्था को विभिन्न विशेषताओं में एक प्रमुख है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था, क्योंकि एक डेमोक्रेसी ही एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। क्योंकि राजा का नहीं पता ना कि राजा का मन कब आया और कब बदल जाए। एक राजा है, बहुत अच्छा है, वो लोगों की हेल्प कर रहा है, भाई चलो इस बार वो नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं सबको अनाज दूंगा मैं, ठीक है। अब राजा का दिमाग फिर जाए, ठीक है, तब क्या, तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम भी अच्छा नहीं है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक के, क्योंकि आपको हर 5 साल के बाद चुनाव लड़के पहुंचना है उनके पास। तो लोग बोलेंगे अरे अच्छा अब आ रहे हो, उस समय कहां थे तुम जब मैं इतनी प्रॉब्लम में था, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये डर जो है ना वो बना रहता है। इस कारण से जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से वो जीवित रहता है। विशेषता कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी राज्य अवसरों की समानता, संसाधनों के न्यायोचित वितरण और लोगों तक मूलभूत आवश्यकता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है। क्या क्या इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबको बराबर से मौका लग पाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज मिले हैं, सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम की माइंस मिली, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ उस कंपनी को नहीं होना चाहिए जिसने उसे खोदा है, बल्कि सब लोगों को मिले। ये तभी पॉसिबल है जब डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ही वेलफेयर कल्याणकारी राज्य की कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उनकी भूमिका। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा, रोजगार, विवाह, विधवाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के संदर्भ में महत्वपूर्ण योजनाएं का संचालन किया जा रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश की महिलाएं तेजी से आर्थिक गतिविधि भाग ले रही है, यानी कि महिलाओं का जो है वो एक्टिविटी बढ़ रही है, तथा प्रदेश में मातृ एवं बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बहुत हुई है, यानी कि हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस कारण से बच्चों का मरना कम हुआ है, माताओं का मरना जो है वो कम हुआ है। साथ में जो लिंगानुपात है, यानी कि सेक्स जो आपका रेशियो है वो भी बढ़ रहा है। प्रति 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, ये भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लगभग 950 के आसपास पहुंच गया है। कायदे से तो 1000 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जहां पर 1000 से ज्यादा होता है यानी लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं, वो सोसाइटी ज्यादा बेटर मानी जाती है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल केरल है, क्योंकि वहां पर औरतें ज्यादा हैं, पुरुष कम हैं। और जब औरतें ज्यादा होती हैं तो ये देखा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो उसको मिलता है। अब केरल के अंदर जैसे कि वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो माना जाता है कि महिलाएं हैं तो अगर वो पढ़ी लिखी महिला होगी तो अपने बच्चों को और अच्छा पढ़ा पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे काम जो है जब ज्यादा महिला होती हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके दिखते हैं। वहीं हमारा हरियाणा है, वहां पर बहुत कम सेक्स रेशियो है, ठीक है, तो वहां पर अलग तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिल जाती हैं। प्रदेश में वृद्धों के संदर्भ में देखें तो शासन द्वारा उनके लिए पेंशन भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं, आश्रय गृहों की स्थापना पर बल दिया, जिससे प्रदेश के वृद्ध नागरिकों के कल्याण की वृद्धि हुई। तो बूढ़ों का भी हम ध्यान रखा। प्रदेश में SC ST के लिए बुक बैंक बनाया गया, योजना प्रतिपूर्ति योजना बनाई गई, अनावर्ती सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, रोशनी आश्रम विद्यालय बनाया गया है। क्या है, बुक बैंक के फी रीइंबर्समेंट स्कीम, रिकरिंग असिस्टेंस स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम, रोशनी आश्रम विद्यालय स्कीम, ये सब SC ST के लिए बनाया गया है, जिससे कि वो एम्पावर्ड हो सकें। स्पेशली देयर एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज हैज बीन एक्सेलरेटेड देयर पब्लिक वेलफेयर वर्क एंड रिड्यूस देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड द बैकवर्डनेस, ठीक है। इस प्रकार दिव्यांगों के एवं अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं ने जो है उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल कर जाएगा। ये जो दिव्यांग हैं या अल्पसंख्यक हैं जो कि मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से हट गए हैं, दाएं बाएं हो चुके हैं कि दुनिया कहीं और जा रही है और ये लोग बेचारे कहीं और सोच रहे हैं, उनको भी सबके साथ लेकर आएंगे। सबका साथ सबका विकास जो है होगा, तो वो सब जो है वो तभी संभव है जब एक डेमोक्रेसी होगी, कल्याणकारी राज्य होगा, तो ही संभव हो पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौशल विकास को देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। कौशल विकास की यानी जो आपका व्हाट रोल डज स्किल डेवलपमेंट प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों
और उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाली है। थ्रो लाइट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेन फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन 2022। तो ये आपको देखिए, यही बोला कि 2022 का है, तो कितना नया क्वेश्चन वो आया इसके अंदर कि जो कौशल विकास को देश के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, यानी कि जो जितने मिशन होते हैं, जो भी एक्ट बनते हैं, तो लेटेस्ट जो भी एक्ट बने होंगे उनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो दिखा रहा है, तो उसके जो भी उद्देश्य हैं, किसी मिशन के उद्देश्य क्या है और विशेषता क्या है, बस हमें वो डिस्कस करनी होती है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल आपको लगता है। अब ये जीएस का, जीके का हो गया, लेकिन अगर आप 2022 में पेपर देते हैं तो ये करंट अफेयर्स से मिलता है आपको। तो कौशल विकास की को किसी देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत के संदर्भ में जनसांख्यिकी के लाभांश, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि कितने युवा लोग हैं जो वर्किंग हैं, यानी कि 15 से 60 साल के बीच में जो लोगों के काम करने की एज है, कितने युवा हैं। तो इंडिया के अंदर ये बहुत लकी है इंडिया की, हमारी जो बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत तादाद में इस रेंज में आती है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने लोगों को ज्यादा काम करा सकते हैं, ज्यादा उससे पैसा आ सकता है। जापान वगैरह में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है कि लोग बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है, वहां बूढ़े हो रहे हैं, वहां पे लोग है ही नहीं, वर्किंग मैन पावर ही नहीं है। जहां देखो बुढ़े दिखते हैं आपको, वहां पे जवान दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं है? शादी नहीं कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे। जो आपका जो बच्चे पैदा करने की दर है, रिप्लेसमेंट रेशो 2.1 जो इंडिया की है, ठीक है, वो भी जापान चले जाएंगे तो 1.6, 1.5, कोरिया में 1.8, कहीं कहीं तो 1.2 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, इटली ऐसे कंट्री में बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां बहुत दिक्कत है। इंडिया में फिलहाल डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास जो जिस तरह का एज ग्रुप में है, तो उसमें आपके पास एनर्जी है, काम करने की क्षमता है, तो उसका फायदा भारत की सरकार उठा सकती है। यद्यपि की मौजूदा समय में व्याप्त बेरोजगारी और अकुशल श्रम तीव्र विकास आर्थिक विकास के लिए बाधक है। अंततः कार्यशील जनसंख्या समूह को वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं एवं प्रौद्योगिकी के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें उपयोगी एवं मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में तैयार करना आर्थिक विकास के लिए विशेष महत्व होता है। यानी कि अपनी जनरेशन को आप मजबूत करें, ट्रेन करें। अगर आप मजबूत करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो आपके देश को, पूरी सोसाइटी को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो आपको अपने लोगों को उस तरह से माइंडसेट देना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नेशनल कौन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की साझेदारी में वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। वर्तमान में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया चुका है। अलग अलग विकास में कौशल विकास देश के आर्थिक विकास के निम्न रूप क्या है भूमिका करता है। पहला, श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना श्रमिकों को। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय इंक्रीजिंग वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कि लोगों के वर्क एफिशिएंसी बढ़ा देता है। ठीक है, कार्य कुशलता बढ़ जाती है। परंपरागत व्यवसाय में लगे लोगों को आधुनिक व्यवसाय में जोड़ना, कि जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो पुराने तरीके से ना करें, मॉडर्न तरीके से करें। तो जो पुराने जो जितने भी काम है उसको मॉडर्नाइज तरीके से करना जो है वो जोड़ता है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और कार्य की परिस्थिति सुधार, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर में और जो कंडीशन है उसमें बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं का व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण, जो एम्पावरमेंट है महिलाओं का, वो ट्रेनिंग के माध्यम से होता है। कमर्शियल ट्रेनिंग, यानी कि ब्यूटी पार्लर में गए और ब्यूटी पार्लर में उन्होंने सीखा और अपनी दुकान खोल लिया, ब्यूटी खोल लिया, या ब्यूटी पार्लर खोल लिया या बुटीक खोल लिया, उससे वो एम्पावर्ड हो गई, 2 पैसा कमाया तो ताकत भी आई, एम्पावरमेंट भी आई, कॉन्फिडेंस भी आया और देश में और वो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर पा रही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रयासों और स्वरोजगार, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राम एवं ब्लॉक आधारित कौशल आदि। ठीक है, तो यहां पे देखिए कौशल विकास की भूमिका क्या है। वैश्विक जुड़ाव, नवाचार यानी इनोवेशन, परंपरागत व्यवसाय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षण, कौशल प्रौद्योगिकी, गैर परंपरागत व्यवसाय, सूचना एवं संचार। ठीक है, कौशल विकास के लिए सरकार प्रयास, राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 घोषित की गई है और स्किल इंडिया मिशन 2015 शुरू हुआ। स्किल इंडिया मिशन जो है 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट में शुरू हुआ था और स्टेट में राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति जो है बनाई गई थी। कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बनाई। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज बीइंग रन फॉर रिकॉग्निशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प और स्ट्राइव जैसी पहल की है। कौन सी की है? संकल्प और स्ट्राइव जैसी जो है पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश
कौशल विकास मिशन 2022 का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलंबी और कुशल बनाना है। इस मिशन की निमित्त क्या मुख्यता है? राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग करना, बेरोजगार युवक और युवती को प्रशिक्षण के लिए अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चुनने का मौका प्रदान करना, सभी पाठ्यक्रमों में युवाओं को अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी देना, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा सफलता प्राप्त किए गए युवक युवती को प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ SC ST के लिए स्पेशल UPSC या PCS वाला कोचिंग चलती है, तो जब सफल हो जाते हैं वहां से कुछ लोग, तो उनको सर्टिफिकेट जाता है, तो उनको इज्जत मान सम्मान मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो किसी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी योग्यताएं वो प्रेरक शक्तियां हैं जो देश को विकास और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए मदद करती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर उभरती हुई अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौतियों से निपटने के लिए वे देश आगे हैं जिन्होंने कौशल और तकनीकी के स्तर के उच्च स्तर को छू लिया है। क्या दुनिया में वही इकोनॉमीज जो है हम आगे करते हैं जो कि ट्रेनिंग, कौशल, स्किल और टेक्नोलॉजी दोनों के हाईएस्ट स्तर पर करते हैं कि वो उनके अंदर हाई टेक्नोलॉजी बनाई है, साथ में उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के जो ट्रेनिंग है वो भी उनके पास है, ये बनाया गया है इसके अंदर। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैं करवा दिए आपको, और ये जो चीजें हैं आप ले लीजिएगा। बाकी ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप चाहें तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं 9919521555 पे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।